સોરી મિત્રો, વચ્ચે થોડું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ, એના દ્વારા કટ થઈ ગયો હતો. આપણે રેગ્યુલર આપણા લેક્ચરમાં આગળ વધશું. भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोधी आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निपुट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को एक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक हमें इसमें बहुत सुंदर समझाया। देखो इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि આપણા ભારત વર્ષની ક્યારેક ક્યારેક ભૌતિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ વધારે કરવો એનું મહત્વ ખૂબ જ છે। એની દ્રષ્ટિએ મનુષ્યની અંદર જે મહાન આંતરિક અને સ્થિર ભાવ રહેલો છે એ બેસી ગયો છે। મનુષ્ય પોતાને ચરમ અને પરમ સમજે છે। મનુષ્ય લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારો એના સ્વાભાવિક રૂપથી વિદ્યમાન રહેવા માંડ્યા છે। અત્યારે મનુષ્ય પોતાને પ્રધાન શક્તિ માની લે છે અને એની બુદ્ધિને ઈશારા ઉપર છોડી અને ખૂબ એની નજીકનું આચરણ કરે છે। ભારત વર્ષમાં એને કોઈ દિવસ ઉચિત નહીં માન્યું હોય। એને શ્રદ્ધાના માટે સંયમ અને બંધનને બાંધી રાખીને પ્રયત્ન કર્યો છે। એને ક્યારેય ભૂખની ઉપેક્ષા નથી કરી। એને તો બસ બીમારી અને દવાની ઉપેક્ષા પણ નથી કરી। આ તો લોકો બધાને ગુમરાહ કરી રહ્યા છે। હવે લેખક अपने बारे में बताते हैं हुआ यह कि एक इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। હવે આ દેશની અંદર ગરીબી દૂર કરવાની અવસ્થા માટે ઘણા બધા કાયદા કાનૂન બનાવવામાં આવ્યા છે। થઈ ગયું પર जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए
आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ाते हुए लोग का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, लेकिन समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष घटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। लेखक कहते हैं, एक बार खुद लेखक के साथ जो हुआ उसकी बात करते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। एक वक्त लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकિટ લીધે છે અને ભૂલમાં એ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દે છે। 10 રૂપિયાની ટિકિટના 100 રૂપિયા આપી દે છે અને જલ્દી જલ્દીમાં ગાડીમાં આવીને બેસી જાય છે। થોડી વારમાં ટિકિટ બાબુ જે આપણે કઈ એ સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં આવે છે, હરેક માણસનો ચહેરાને એ જોતા જાય છે અને લેખક સામે આવીને એને ઓળખી જાય છે અને વિનમ્રતાથી એને કહે છે 90 રૂપિયા એના લેખકના હાથમાં પાછા મૂકી દે છે અને એને આપે છે અને કહે છે
કે આ બહુ ખોટું થયું, તમે કાંઈ ઝડપમાં જોયું નહીં, મેં પણ કાંઈ જોયું નહીં, અને આલ્યો આ તમારા પૈસા પરત. ત્યારે લેખકને ખૂબ જ અંદરથી સંતોષની ગરિમા થઈ અને એ ચકિત થઈને જોતા રહી ગયા. कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. लेखक બહુ સરસ અને સુંદર સમજાવે છે કે હું કેમ માની લઉં કે હજી આ દુનિયામાં સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારી લુપ્ત થઈ ગઈ છે. હજી આવી કેટલીક વાંછિત ઘટનાઓ બની છે કે જેનાથી લોકોમાં રહેલી ઠગાઈ અને વંચના છે, એનાથી આવી ઘટનાઓ વધારે શક્તિશાળી હોય છે. एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी. लेखक एक वक्त परिवार સાથે બસ યાત્રા કરતા હોય, એની પત્ની અને 3 છોકરા પણ હોય છે, અને ત્યારે જ રસ્તામાં બસમાં કંઈક ખરાબી આવી જાય છે. रुक रुक कर चलती थी. गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. रात के कोई 10 बजे हो गए. बस में यात्री घबरा गए. कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. एक वक्त આવી ઘટના બને છે. બસ થોડી થોડી ચાલે છે અને નિર્જન સુનસાન જગ્યાએ ઊભી રહી જાય છે. બસ ફૂટવાય છે. કંડક્ટર અંદર આવે છે, ઉપરથી સાયકલ ઉતારી અને ચાલવા લાગે છે. તો લેખક કહે છે અમને એવી શંકા થઈ કે બસ વાળાએ અમને हमारे साथ एक फोटो करियो करेगा करियो. बस में बैठे लोग ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, वो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था. परिवार सहित अकेला मैं ही था. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना न था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. लोगों ने उसे पकड़ लिया. वो बोले वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे. डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं. कहने लगे उसकी बातों में मत आए, धोखा दे रहा है. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है. मैं भी बहुत भयभीत था. એટલે લોકો ડોક્ટરની બસ અધવચ્ચે રોકાય છે. ડ્રાઈવરને બધા મારવા લાગવાની તૈયારી કરે છે. ડ્રાઈવર એક બચાવવાની દ્રષ્ટિએ આની સામે જોવે છે. એટલે આને પણ લેખકને પણ ભય હોય છે, પણ એ કહે છે કે એને મારોમાં. તો કે છે કંડક્ટર આપણને ધોખો આપીને ભયો ગયો, ડાકુઓને હમણાં મોકલશે, આપણે આને નથી પાક આપી. પણ આપણા લેખક આને बचावी दिए थे. मित्रों, आगे का पाठ हम अगले लेक्चर में देखेंगे. यहाँ से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं. अस्तु. जय हिंद.